हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी बुक संचयन, दो बुक्स है, संचयन और स्पर्श। तो हम लोग संचयन बुक के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है गिल्लू। इस चैप्टर की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बहुत ही फेमस लेखिका है, बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। उन्होंने पहले भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं। उनकी ज़्यादातर कहानियां में वो पशुओं का वर्णन करती हैं और बहुत ही मार्मिक ढंग से करती हैं, जो कि पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को बहुत रोचक लगती है उनकी कथाएं, बहुत भावना से भरी रहती है। तो आज हम वैसे ही एक कथा के बारे में पढ़ेंगे, गिल्लू, जिसका नाम है गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लता जो है उनके गार्डन में एक है सोनजूही का एक पौधा है, जो कि एक तरह के फूल का होता है, येलो कलर का होता है सोनजूही। उसमें जो है येलो कलर की कली खिली है। हाँ, उसको देखकर ही लेखिका को अचानक से ही, अनायास मतलब अचानक से ही, उनको एक जीव का, एक दूसरे प्राणी का स्मरण हो आया, जो कि वो सोनजूही लता की सघन हरितमा में, मतलब वो जो लता के सोनजूही में लताएं हैं लगी हुई हैं, और लता की जो घनी ग्रीनरी है, डेंस ग्रीनरी, उसी को बोलेंगे सघन हरितमा। मतलब पूरी भरी हुई ग्रीनरी है, डेंस है, झाड़ी वाड़ी से भरा हुआ, लताओं से भरा हुआ डेंस ग्रीनरी में छिप कर वह बैठता था। वह जो जिस जीव के बारे में वो याद करे, वह जीव इसी लताओं में छिप कर बैठता था और फिर अचानक से पहुंच जाता था लेखिका के पास और उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। अचानक से उनको सरप्राइज कर देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। हाँ, उस वक्त क्या होता था, लेखिका जानती थी कि वह जीव उनके पास है, वह उनको खिलाता रहता है। उस समय लेखिका क्या करती थी, कली ढूंढने जाती थी कि चलो मेरे इस पुष्प के पौधे में कोई कली आई है कि नहीं, फूल के पौधे में कली को खोजती थी। पर आज जब कली खिल गई है, तब लेखिका उस जीव को खोज रही है। इसका मतलब क्या है कि वह जीव आज लेखिका के पास नहीं है, जिस प्राणी के बारे में वो बातें कर रही है। वह कह रही है कि अभी तक वह जीव तो सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। इसका मतलब वह जीव मर चुका है और उसको शायद वही सोनजूही के पौधे के नीचे कहीं दफनाया गया है, इसलिए उसकी जड़ के नीचे जो मिट्टी है उसमें भी वह मिट्टी के में ही मिल गया होगा, खुद भी मिट्टी बन गया होगा। और लेखिका यह सोच रही है कि ये जो स्वर्णिम कली खिली है, हाँ, ये जो पीली रंग की सुंदर सी कली खिली है, क्या यह वही जीव है जो ऊपर आ गया है अचानक से मुझे चौंकाने के लिए? क्या यह वही जीव कली के रूप में आया है लेखिका को चौंकाने के लिए? अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका क्या करिए, वो पहले की याद करिए कि एक दिन वो अचानक सुबह अपने कमरे से बरामदे में आकर देखी कि एक गमले में पौधा खिला है। वो गमले के आसपास जो है दो कौवे जो है एक दूसरे से छुआ छुआवल जैसे खेल खेल रहे हैं। मतलब दौड़ दौड़ के एक दूसरे को टच करते हैं ना, जब बच्चे खेलते हैं तो तुमको मैंने छू दिया, तुम आउट हो गए। उसी तरह से दो कौवे उसी तरह से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अपनी चोंच से वो उसको टच कर रहा है, वो उसको टच कर रहा है, कोई गमले को टच कर रहा है, ऐसे करके। लेखिका कौवों को कहती है काक भूषुंडी। हाँ, कौवों को काक भूषुंडी भी कहा जाता है।
बोलती है काकभुसुंडी एक विचित्र पक्षी है, अजीब तरह का पक्षी है, चिड़िया है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अपमानित। बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं, ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कौवों को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है। और बहुत सारी जगह पे लोग उनको बहुत अनादर के तरीके से भी बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि है क्या कौवा जैसे काव काव कर रहा है, ऐसे से अनादर भी करते हैं। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि पितरपक्ष का महीना होता है, ये जो दुर्गा पूजा के बाद का समय होता है, एक मंथ, वो पितरपक्ष का महीना होता है। दुर्गा पूजा के जिस दिन रावण को जलाया जाता है, दशहरा के दिन के बाद वाले दिन से शुरू होता है पितरपक्ष का महीना। तो पितरपक्ष के महीने में क्या होता है कि यह जो हमारे जितने पुरखे हैं, माने हमारे पूर्वज सब एंसेस्टर, उस महीने में उनको हम लोग उनकी हम लोग पूजा कर सकते हैं। इस महीने में उनकी पूजा करने से वो हमारे पूजा को ग्रहण करते हैं। पितरपक्ष का महीना होता है। हाँ, इसमें बहुत लोग जाते हैं गंगा नदी की जहाँ संगम है इलाहाबाद, वहाँ जाके वो लोग अपने जो पूर्वज है उनको पिंड दान करते हैं। अगर आपके घर में कोई आपके मतलब कोई बूढ़े आदमी का डेथ हो गया है तो उसका भी जब पिंड दान करते हैं तो क्या करते हैं, पितरपक्ष के महीने में ज्यादातर जाते हैं और पिंड दान करते हैं। तो जब पिंड दान करते हैं मतलब कि उनको श्रद्धांजलि वहां देते हैं पूजा करके, तब जो हमारे पूर्वज है क्या होता है कि जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं पूर्वज को देने के लिए, तो वहां ना कौवे आके बैठते हैं वो प्रसाद को खाने के लिए। और कौवे जब आके उस प्रसाद को खाते हैं तब लोग विश्वास करते हैं कि हमारे कौवे, ये जो कौवे आए हैं वही हमारे पूर्वज है, पूर्वज कौवों के रूप में आके खाना लेके जा रहे हैं। इसीलिए लेखिका कहती है कि हमारे जो पुरखे हैं वो ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। हाँ, ना गरुड़ मतलब आप लोग जानते हैं ना वल्चर होता है, तो वो ना वल्चर के रूप में आ सकता है, ना मोर का, ना हंस के रूप में। वो उनको कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इनका मतलब उनको कौवा बनकर ही प्रकट होना पड़ता है। और हम लोग जो प्रसाद चढ़ाएंगे उसको वो खा के जाते हैं, तो हमको लगता है हमारे पूर्वजों ने उसे स्वीकार कर लिया प्रसाद को। इसी तरह कई घरों में कहा जाता है कि जिस दिन कौवा बहुत कर्कश स्वर दे रहा है, बार बार काव काव हमारे घर पे आके बैठ के कर रहा है, यानी हमारे कोई प्रियजन, हमारे अपने रिश्तेदार कोई जिन्हें हम चाहते हैं, वो रिश्तेदार दूर से आने वाले हैं हमारे घर में। यह मधु संदेश या प्यारा संदेश कौवा आके हमको देता है कि कोई तुम्हारे रिश्तेदार आने वाले हैं तुम्हारे घर में। उसी तरह ये तो दोनों घटनाओं में हम लोग कौवों को क्या दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। उसी तरह से जो है कोई बच्चा अगर बहुत बकबक करता रहेगा, या दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं जोर जोर से बोल बोल के बातें करके, तब हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कौवों के जैसे काव काव कर रहे हो तुम लोग। तो ऐसे में हम लोग कौवे को क्या कर रहे हैं, अनादर दे रहे हैं। हाँ, उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौवा को कभी कभी हम लोग आदर भी दे रहे हैं, कभी कभी तिरस्कार भी उनका कर रहे हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकदय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछा, घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो जब लेखिका ने देखा कि गमले के पास 2 कौवे खेल रहे हैं, तो वो कौवे के बारे में सोचने लगी, कौवे के बारे में बताने लगी कि वो आदर भी देते हैं हम लोग उनको और निरादर भी करते हैं। ऐसे वो कौवे के बारे में सोच ही रही हैं, काक पुराण के विवेचन, हाँ मतलब कौवा के बारे में वो एनालिसिस कर ही रही हैं, तभी उनको इंटरफेरेंस हो गया, बाधा आ पड़ा। क्या हुआ, वो देखिए कि गमले और दीवार की संधि, मतलब गमला और पीछे जो दीवार था उनके बीच वाले जगह पे जो है एक छोटा सा जीव पे इनकी दृष्टि रुक गई। अचानक से इनको एक छोटा जीव वहां पे दिखाई दिया। वह पास से जाकर देखी तो वह गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो कि शायद गिलहरी के घोंसले से नीचे गिर पड़ा था और वह गमले और दीवार के बीच में गिर पड़ा था। और अब ये कौवे क्या कर रहे थे, उसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। मतलब
कौवे सोच रहे थे कि लगता है यह तो मर गया, इसमें हम लोग खाना मेरा मिलेगा, इनको हम खा के अपनी भूख खत्म करेंगे। मतलब सुलभ आहार, सुलभ आहार मतलब आसानी से मिलने वाला भोजन ढूंढ रहे थे कौवे उसमें। काकद्वय, काकद्वय मतलब दो कौवों का जोड़ा होता है ना। तो दो कौवे जो हैं वो अपनी चोंच से बार बार उस गिलहरी के बच्चे को मार रहे थे। तो उनके चोंच के जो घाव थे वो लघु प्राण के लिए बहुत थे। मतलब लघु प्राण मतलब बहुत छोटा बच्चा था, लघु माने छोटा। तो वो छोटे से प्राणी के लिए उनके चोंच का घाव बहुत ज्यादा ही था। अतः वह निश्चेष्ट सा, निश्चेष्ट का मतलब था बिना किसी हरकत के। तो वह गमले में गिर गया था और बिल्कुल बिना कोई हरकत नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था मान लो वह मर गया है। हाँ, तो लेखिका क्या की उसे ले आई अपने कमरे में। उनके घर के लोगों ने कहा कि देखो कौवे के चोंच का घाव लगा है, ऐसे यह नहीं बचेगा, इसको छोड़ दो तुम ऐसे। पर लेखिका का मन नहीं माना, वो से ले आई है धीरे से उठा के, हौले से उठाकर कमरे में ले आई। रुई से, हाँ रुई मतलब कॉटन होता है ना, रुई से रक्त पोंछ दिया उसका और घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। मतलब उसके जो घाव पे पेंसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, हम लोग जानते हैं। तो उसका जो है मरहम, मरहम मतलब ऑइंटमेंट, ऊपर से लगाने वाला जो क्रीम होता है, हाँ वही लगाया उसके घावों पर। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवक वाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। क्या हुआ कि उसको तो पहले दवाई लगा दी लेखिका ने उसके घावों पर, फिर रुई की पतली बत्ती की, हाँ जैसे दीप जलाने के लिए हम लोग रुई की पतली बत्तियां इस्तेमाल करते हैं ना, वैसी पतली सी बत्ती उन्होंने बनाई, दीप जलाने वाली बत्ती जैसी। रुई को बेलन के आकार में किया और फिर जो है रुई को पतला पतला किया, घिस हाथों में मिला मिला के, फिर उस रुई के पत्ती को उन्होंने क्या दूध में भिगोकर उस गिलहरी के बच्चे के मुंह में लगाई, पर वह मुंह खोल ना सका, वह बहुत ही छोटा था। और क्या हुआ, जब मुंह नहीं खोल पाएगा तो दूध की बूंदें साइड साइड से मुंह के दोनों तरफ से नीचे ढुलक जाएंगी, हाँ बह जाएंगी। फिर बहुत देर तक उसकी घाव पे दवाई लगाई, उसको आराम दिया, गर्मी में रखा, ऐसे ठीक किया। मतलब कई घंटे के उपचार, माने बहुत घंटों के ट्रीटमेंट के बाद है उसका मुंह थोड़ा सा खुला और हम लोग एक बूंद पानी उसके मुंह में वो लोग डाल सके, लेखिका डाल सकी। 3 दिन तक उसको देखभाल लेखिका करती रही। उसके बाद वो पूरा ठीक हो गया, अच्छा और आश्वस्त हो गया। हाँ, आश्वस्त मतलब निश्चिंत हो गया, मतलब उसको लेखिका पे भरोसा हो गया, हाँ कि हाँ ये लोग मेरे केयर करेंगे। फिर वह क्या करता था, लेखिका की उंगली को अपने 2 नन्हे पंजों के बीच में, मतलब उसके जो गिलहरी के जो पैर होते हैं, पैर के जो आगे के पार्ट होता है, फीट होता है, पंजे होते हैं उसके बीच में लेखिका की उंगली को वह पकड़ लेता था। और हम लोग जानते हैं कि गिलहरी की आंखें बहुत चमकती है ना, तो नीले कांच की मोतियों जैसी आंखें, हाँ उसकी आंखें पूरी नीली नीली थी, लगते थे मोती है, पर्ल्स है, हाँ? तो नीले वो भी कैसे, कांच के मोती। ये जो बच्चे नहीं खेलते मार्बल्स, हाँ वैसे ही उसकी आंखें लगती थी, नीले कांच की मोती जैसी लगती थी, मार्बल्स जैसे लगती थी। और वह इधर उधर देखता था, मतलब उसकी आंखें बहुत चमकती थी। 3-4 महीने वो लेखिका के पास रहा। लेखिका ने उसके बाद देखभाल की तो उसके स्निग्ध रोए, हाँ होते हैं ना जानवर के, बहुत ही मुलायम मुलायम और पूरे चिकने चिकने बाल निकल आते हैं बॉडी पे, जिसको स्निग्ध रोए कह रहे हैं, चिकने रोए निकल आए। झब्बेदार पूंछ, मतलब घनी पूंछ थी उसकी बहुत, और चंचल चमकीली आंखें। गिलहरी की आंखें चमकीली तो होती है, चंचल भी लगती है, क्यों? क्योंकि वह एक जगह ठहरती नहीं, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है, इधर कूद रही उधर कूद रही, तो चंचल होती है। सबको विस्मित करने लगी, मतलब सब आश्चर्य होने लगे, अरे इसकी आंखें कितनी चमकीली है, कितनी चंचल है, सब आश्चर्यचकित हो गए उसको देख के। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। देखिए हम लोग जानते हैं संज्ञा ये व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक। हाँ, किसी विशेष नाम
की जगह को किसी विशेष प्राणी नाम, जगह, विशेष प्राणी के नाम, जगह का नाम, उस विशेष सामान का नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जब हम बहुत सारे लोगों को एक ही कम्युनिटी में करके बोलते हैं तो वो होते हैं क्या, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे सीता तो वो व्यक्तिवाचक है, और अगर हम बोलेंगे बालिकाएं तो वो क्या होगा, जातिवाचक होगा। इसी तरह गिलहरी अगर बोलते तो वो जातिवाचक था, और इसको उन्होंने इस पर्टिकुलर गिलहरी के बारे में बोल रही है एक नाम देके, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया, और उसका नाम क्या हो गया, गिल्लू हो गया। मतलब अब ये इस पर्टिकुलर गिलहरी का नाम उन्होंने गिल्लू दे दिया। और ये जो डलिया होती है, छोटा सा बास्केट जो होता है फूल रखने वाला होता है ना, जिसमें हम लोग फूल तोड़ के ला के रखते हैं, वैसे एक छोटा सा बास्केट था, उसमें उन्होंने रुई बिछा दिया, कॉटन पूरा बिछा दिया, और उसपे वो उसका घर बन गया गिल्लू का। उसको उसमें एक तार बांध दिया और तार को खिड़की पर लटका दिया, तो गिल्लू उस पर लटक सकता था, बैठ सकता था उसमें झूले के जैसा। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। ऐसे करके उसका घर वह डलिया बन गया, और 2 वर्ष तक वही वो उसको अपना घर बना के रखा। वहां पे वो बैठ के उसको हिलाता रहता, जैसे कि वो खुद ही झूला झूल रहा हो, अपने ही घर को खुद ही हिलाता था झूले जैसा। और कांच के मनकों सी आंखें, मन को मतलब मोतियां ही होती हैं, तो उसकी आंखें कैसी लगती थी, कांच की मोतियों जैसी लगती थी ना। तो वो मोतियों से अपनी आंखों से कभी कमरे के भीतर देखता था, कभी खिड़की के बाहर देखता था, क्या देखता था, क्या समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर वो इतना समझदार था, कोई कोई काम वह ऐसा करता था, और जैसे काम वह करता था उसको देख के सब आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये कितना समझदार है। हाँ, सब सोचते थे ये कितना समझ रहा है सारी बातें। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उससे उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। क्या हुआ, लेखिका, चूंकि ये एक लेखिका है तो यह लिखती थी बैठ के कहानियां, जो भी लिखती थी कहानियां और कविताएं लिखती थी। तो जब यह लिखती थी अपने काम में बिजी रहती थी तो वह अपने तरफ ध्यान आकर्षित करता था। हाँ, वो चाहता था उसे अटेंशन दिया जाए। हाँ, और उसको मन करता था कि लेखिका उसकी तरफ देखे, तो उसका एक रास्ता वो ढूंढा था, अच्छा उपाय ढूंढा था। वह क्या था, वह उनके पैर पे आंकता था। हाँ, पैर के पास आया, फिर दौड़ से सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर स्पीड से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था, फिर स्पीड से नीचे उतरता था। हाँ, ऐसा करके वो बार बार ऐसा करता रहता था, और आखिर में जब लेखिका उठ के जाती थी उसे पकड़ने के लिए, तब जाके वो शांत हो जाता था। लेखिका क्या करती थी, एक लंबा लिफाफा, हाँ, बड़ा इन्वेलप लेती थी, उसमें गिल्लू को डाल देती थी। उससे क्या होता था, खाली सर उसका बाहर रखती थी और 2 पैर उसके बाहर रखती थी, और बाकी पूरा उसका बॉडी जो है लघुघात माने उसका छोटा शरीर वो अंदर इन्वेलप के भीतर बंद रहता था। तो ऐसा करके वो क्या करता था, इस अद्भुत स्थिति में, ये थोड़ा अजीब सा स्थिति है ना, इन्वेलप के भीतर डालना और वो आधा सर बाहर निकला रहेगा, पैर थोड़ा बाहर निकला रहेगा। ऐसे में वो क्या करता था, वह मेज पर दीवार के सहारे वो क्या करती थी, इन्वेलप को खड़ा करके टेबल पे रख देती थी, और टेबल के साइड में दीवार होता था, तो वही वो दीवार के सहारे वहीं पे खड़ा रहता था और घंटों अपनी चमकीली आंखों से लेखिका का काम देखता था। लेखिका कैसे अपना कार्यकलाप कर रही है, काम कर रही है। जब वो भूख लगती थी, गिल्लू को क्या करता, चिक 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 आवाज करता था, तो उसे काजू या बिस्किट जब दे दिया जाए तो क्या करता था, उसी लिफाफे में ऐसे ही अपने पंजे बाहर निकालकर वो बिस्किट या काजू को कुतरता रहता था, धीरे धीरे खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी।
गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। ठीक है, गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। हाँ, मतलब क्या हुआ कि अब गिल्लू, क्या होता है बसंत जब आता है, लोगों का मौसम इतना अच्छा हो जाता है, लोगों को बड़ी खुशी होती है, लगता है बाहर घूमे फिरे, अब मौसम बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरह गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, मतलब पहली बार उसके जीवन में बहुत खुशी आया, जैसे कि वो अपने ही साथियों के साथ घूमे फिरे, उनके साथ रहे, ऐसा मौका आया। हाँ, बाहर जो नीम का पौधा था, चमेली का पौधा था, वो सबकी महक आने लगी। हाँ, जब पौधों में पूरे फूल खिल गए तो उन सबकी गंध जो है कमरे में धीरे धीरे आने लगी और बहुत सारी गिलहरियां आने लगी। इनको क्या था ना, खिड़की के पास ना जाली लगी हुई थी, लेखिका की खिड़की के पास, और जाली चिपकी हुई थी खिड़की के साइड के बॉर्डर में। जब चाहती वो जाली को अगर कील निकाल, जो कील होते हैं, नेल्स होते हैं, हाँ लोहे के नेल्स होते हैं, उनको वो अगर खींच देंगी तो जाली थोड़ी थोड़ी खुल सकती है। तो बाहर से गिलहरियां झांक झांक के गिल्लू को देखती रहती और चिक चिक करके क्या बातें करती रहती थी। ठीक है, तो जब यह देखती थी कि गिल्लू जाली के बाहर झांक रहा है, तब लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। क्या है कि जब उन्होंने देखा कि हाँ गिल्लू बाहर झांक रहा है, तो वो समझी कि नहीं, ये अपने ही साथियों के साथ इसको रहने का मन कर रहा है, इसलिए लेखिका को लगा कि उसको मुक्त कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने वो जो आयरन के नेल्स जिसमें जाली फंसी हुई थी, वो कीले निकाल दी और जाली का एक कोना खोल दिया। उसी मार्ग से, उसी रास्ते से गिल्लू बाहर जाता, और सच में वह बाहर जा गया तो बड़ा ही खुश हुआ, उसने मुक्ति की सांस ली। वो जानवर क्या होते हैं, वो फ्री घूमते हैं, पशु पक्षी, अगर हम लोग उनको थोड़ा बांध लेंगे तो उनको कैद के जैसा लगता है, ऐसे ही गिल्लू को भी लग रहा था अंदर बंद, बाहर उसने मुक्ति की सांस ली। और लेखिका ऐसा क्यों कर रही है मुक्ति की सांस, क्योंकि लेखिका घर में और भी पशु थे, कुत्ते बिल्लियां थी, और वो सबसे गिल्लू को हमेशा बचाना पड़ता था, नहीं तो वो लोग गिल्लू पे आक्रमण कर सकती थी। तो जब वह बाहर गया, वहां पे उससे कुत्ते बिल्लियों का डर नहीं था, क्योंकि वह इधर उधर आराम से भाग पा सकता था। अब लेखिका चूंकि बहुत कुछ लिखती थी, कहानियां, गद्य सब लिखती थी, तो उनके रूम में बहुत ही आवश्यक कागज पत्र रहते थे। ठीक है, इसीलिए जब वह कहीं बाहर जाती थी, घर से बाहर, तो उनका कमरा बंद रहता था, ताकि बाहर के लोग, घर के बाकी लोग आके कुछ कागज पत्र इधर उधर ना रख दे। ठीक है, वह कॉलेज से लौटती थी जैसे ही, और कमरा अपना खोलती थी, भीतर पैर रखती थी, वैसे ही गिल्लू जो है वहाँ बाहर के गार्डन से दौड़ के जाली के द्वार से भीतर आ जाता था, फिर लेखिका के पैर से सिर पे, सिर से पैर तक दौड़ता रहता था, और यह रोज ही वो करने लगा था। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया था, मतलब हर दिन का यह आदत हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। ठीक है, तो गिल्लू का यह रोज का आदत बन गया था कि लेखिका जैसे ही घर से बाहर जाती थी, गिल्लू भी वो खुली जाली के रास्ते से बाहर चला जाता था, और दिन भर बाकी जो गिलहरियां बाहर थी उनके झुंड का नेता बनता था। हाँ, वो आगे आगे रहता था, पीछे पीछे उसके बाकी गिलहरियां रहती थी,
कभी ये डाल वो डाल, पेड़ के डालों पे उछलता कूदता रहता था। और जैसे ही लेखिका के वापस आने का समय होता था, ठीक वैसे ही 4 बजे वह खिड़की से भीतर आता था और अपना जो उसका घर था, डलिया का घर, उसमें बैठ के झूले में झूलता था। इसी तरह लेखिका को अचानक अचानक से वह चौंकाने की उसकी इच्छा बहुत होती थी। हाँ, उसमें कब ये इच्छा उत्पन्न हो गई, मतलब जन्म लेगी कि लेखिका को चौंकाएंगे, यह लेखिका जान नहीं पाई। वह क्या करता था, लेखिका उसको ढूंढती रहती थी, वह फूलदान होता है ना, फ्लावर वेस, फूलदान के फूलों में छिप जाता था। कभी पर्दे की चुन्नट में, मतलब पर्दे की जो ये होते हैं सिलवटें होती हैं, उसके बीच बीच में वो छिप जाता था। और कभी कभी बाहर जो पौधा था सोनजूही, उसकी पत्तियों में भी वह छिप जाता था। लेखिका कहती कि उनके घर में बहुत सारे पशु पक्षी हैं और सब उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, पर किसी भी पशु पक्षी को उनके साथ बैठ के उनके थाली से खाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा लेखिका को याद भी नहीं आता कि ऐसा कोई भी पशु पक्षी करता था। पर गिल्लू इनमें अपवाद था, मतलब गिल्लू एक्सेप्शन था। वह जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, मतलब लेखिका जैसे ही डाइनिंग हॉल में पहुंचती थी, वह खिड़की से निकलकर वो क्या करता था, खिड़की से निकलकर बाहर चला जाता था गार्डन की तरफ, आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता था। वो बाहर बाहर की तरफ से होके दीवार पार करके बरामदा पार करके, बरामदा क्या होता है, बाहर का जो एरिया होता है, बरामदा पार करके डायरेक्ट डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाता था। और लेखिका के ही प्लेट में बैठ जाने का इच्छा उसको होता था कि लेखिका के ही प्लेट में बैठ जाएगा। धीरे धीरे बहुत मुश्किल से लेखिका ने उसको सिखाया कि प्लेट में नहीं बैठे, वो साइड में बैठे। और वो क्या करता था, फिर लेखिका के प्लेट से एक एक चावल उठा उठा के बड़े प्यार से साफ से खाता था, बिल्कुल हाँ सफाई से खाता था। और उसका फेवरेट खाद्य, मैंने फेवरेट फूड उसका क्या था, काजू था। बहुत दिन तक अगर उसको काजू नहीं दिया जाए तो वो दूसरे खाने की चीजें बिल्कुल लेना बंद कर देता था, कुछ नहीं खाता था। अगर जबरदस्ती दे दो, बिस्कुट वगैरह दे दो, तो अपने झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दोनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। लेखिका क्या कह रही है, कुछ दिन बाद जो है मोटर दुर्घटना हुई, मतलब एक कार एक्सीडेंट हुआ और कार एक्सीडेंट में लेखिका आहत हो गई, मतलब उनको चोट लग गई। जब उनको चोट लग गई तो उनको कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, अस्पताल में। ठीक है, उन दिनों क्या होता था, जो घर के बाकी लोग थे वो लोग लेखिका के कमरे का दरवाजा खोलते थे और जाके गिल्लू को खाना देते थे। ठीक है, जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलते थे, गिल्लू अपने झूले से दौड़ कर उतरता था। वह सोचता था लेखिका आ गई है, पर वो देखता था कोई और है, तो फिर से स्पीड से जाके अपने घोंसले में, अपने उसी डलिया में जाके बैठ जाता था। ठीक है, घोंसला मतलब वो जो उसका रहने का जगह होता है चिड़ियों का, उसको घोंसला कहते हैं। तो घर के जो बाकी लोग थे उस गिल्लू को काजू दे आते थे। और जब अस्पताल से लेखिका लौटी, जब एडमिट थी, वापस लौटी और उन्होंने उसके झूले की सफाई की, तो देखिए उसमें बहुत सारे काजू भरे पड़े थे। मतलब उन दिनों गिल्लू ने अपना फेवरेट फूड भी बहुत ही कम खाया था, है ना। जब लेखिका लौट गई, उसके बाद भी वो अस्वस्थ थी, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। ऐसे में क्या करती थी, वो बेड पे लेटी रहती थी, तो गिल्लू उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर, मतलब उनके पिल्लो के पास, उनके सिर के पास ही बैठा रहता था गिल्लू, और अपने नन्हे नन्हे पंजों से, छोटे छोटे जो उसके पैर का फीट था, उससे सिर और बाल को, लेखिका के सिर और बाल को सहलाता रहता था, मतलब धीरे धीरे हौले हौले टच करता रहता था। और जैसे ही वो वहां से हट जाता था, लेखिका को कैसा लगता था, एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। परिचारिका मतलब सेविका। तो जैसे गिल्लू उनको सहलाता रहता था, उनको लगता था कि एक सेविका उसकी सेवा कर रही है, और जैसे ही वो हट जाता था उनको लगता था यह सेविका चली गई। मतलब वो पूरा मनुष्य के जैसा लेखिका के साथ रह रहा था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता।
गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन के मन्नासन स्थिति में पकड़ा था। ठीक है, क्या कह रहा है, जब गर्मी का दिन आ गया ना, तब दोपहर में लेखिका बैठ के लिखती रहती थी, अपने काम करती थी, तो गिल्लू बाहर भी नहीं जाता था घर, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती थी, झूले में भी नहीं बैठता था। वह सोचता था वो लेखिका के पास ही बैठेगा, इसलिए वह एक उपाय ढूंढा था, सर्वथा माने वो पूरी तरह से एक नया उपाय ढूंढा था। वो क्या करता था, लेखिका के पास एक सुराही रखी रहती थी। सुराही क्या होता है, ठंडे पानी रखने के लिए मिट्टी का बना हुआ घड़ा टाइप का होता है ना, घड़ा के दूसरे शेप का, वो सुराही कहते हैं। तो वो क्या करता था, सुराही के ऊपर ही लेट जाता था। तो सुराही के बाहर ठंडक रहती है, तो उसको इस तरह हल्की हल्की ठंडक लगती रहती थी, और वो लेखिका के पास भी बैठा रहता था। लेखिका कहती है कि गिलहरी का जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन जो होता है 2 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे करके 2 ईयर्स पास हो गया और गिल्लू का भी जीवन यात्रा का अंत ही आ गया, मतलब गिल्लू का भी मरने का समय नजदीक आ गया। क्या हुआ, उस दिन वो दिन भर कुछ नहीं खाया, बाहर भी नहीं गया। रात में अंत की यातना में भी वह रात मतलब कि अब जब उसका अंत की यातना, मतलब उसको ना अंदर से गुल्लू को बहुत तबीयत खराब लग रहा था, स्वस्थ नहीं फील हो रहा था, और वह यातना भुगत रहा था, मतलब उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, और वो तकलीफ को अंत करना चाहता था कि अब जब मर जाए तो उसकी तकलीफ का अंत हो जाएगा। उसको बहुत तकलीफ हो रही है, उसमें भी वह क्या हुआ, उतर कर अपने झूले से लेखिका के बिस्तर के पास आया और ठंडे पंजों से लेखिका की वही उंगली को पकड़ लिया। जब लेखिका उसको पहली बार लेके आई थी, मरनासन स्थिति में था, वह मरने की हालत में था कौवे की चोंच की चोटों से, तब लेखिका उसे लेके आई थी, और उस समय लेखिका ने उसका उपचार किया था, तो वो उसने लेखिका की धीरे धीरे उंगली पकड़ना सीख लिया था, लेखिका की उंगली को पकड़ता था। आज भी उसने ऐसे ही किया, लेखिका की उंगली पकड़ी थी जिस उंगली को। ठीक है, पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पार उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका कहती है कि जब आके गिल्लू ने उनके हाथ को पकड़ा अपने पंजों से, उस समय क्या हुआ कि उसके पंजे बहुत ठंडे हो गए थे। जब कई बार होता है ना, मरने की स्थिति आती है तो हमारा बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है, तो उसके पंजे ठंडे हो गए थे। तो लेखिका ने उसको गर्मी देने के लिए, उष्णता देने के लिए क्या किया, तुरंत हीटर जला दिया, और उसको पूरा ढकने का कोशिश किया किसी कपड़े से, ताकि उष्णता मिले, गर्मी उसे मिले। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श, मतलब सुबह का जो पहला रोशनी आया, पहला किरण जो सूर्य का पड़ा, वो जैसे ही स्पर्श हुआ, मतलब वो किरण जैसे ही रोशनी आया घर पर, उसके साथ ही वह जीवन किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, मतलब अब उसका जीवन का अंत हो गया, वह मर गया। वह मर गया। ठीक है, फिर क्या किया गया, उसका झूले को उतार दिए घर के लोगों ने, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, पर गिलहरियों की नई पीढ़ी, मतलब गिलहरियों के जो बाकी बच्चे हैं, नई पीढ़ी मतलब गिलहरियों के और नए छोटे छोटे बच्चे सब उसी खिड़की के बाहर चिक 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 करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है, मतलब सोनजूही के पौधों में अक्सर फूल कली खिलते ही रहते हैं। ठीक है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, मतलब सोनजूही की लता के नीचे ही मिट्टी कोड़ के और जमीन के नीचे गिल्लू को दबा दिया गया, दफना दिया गया। क्यों? क्योंकि गिल्लू को वह लता बहुत प्रिय थी, वो वहीं पे खेलता रहता था, और इसलिए भी कि उस लघुगात का, मतलब उस छोटे से प्राणी का किसी वासंती दिन, वसंत के मौसम में उस छोटे से प्राणी का लेखिका ये सोचती हैं
कि जब सोनजूही की कली खिलेगी बसंत के मौसम में, तो ऐसा लगेगा कि वह छोटा सा प्राणी दोबारा से उस कली के रूप में आया है। यह सोच ही लेखिका के मन को बहुत संतोष देता है, इसलिए भी उसके शरीर को उसी सोनजूही के पौधे के नीचे ही दबा दिया गया। लेसन अच्छा था ना, पसंद आया आप लोग को? और बहुत डिटेल में अच्छे से मैंने समझा दिया है। आप लोग इसको पढ़िए दोबारा से, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। सबको ये लेसन पसंद आएगा। थैंक यू।